हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट पार्ट हमने जान की मेमोरीज की एक जर्नी के ऊपर ख़त्म किया था और जान के उस कन्फेशन पर जिसने उसने एक डिमांड की थी, मैरी मी कहकर। अब उसके आगे नया दिन लग चुका था उस समंदर में, जिस समंदर में कल रात तक न जाने कितनी सारी यादों का तूफान आया हुआ था। वहाँ शांति नजर आ रही थी, लेकिन आसमान में सूरज चमक चुका था जिसकी चमक उस समंदर के गहरे पानी में और ज़्यादा उभर कर बाहर आ रही थी और उसे और ज़्यादा कांच और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। खैर, उसके उलट और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके अगल बगल हो रही थी। कितने ही सारे पक्षी वहाँ पर चहक रहे थे, कुछ रेत पर, कुछ समंदर पर, कुछ आसमान में। सब अपने घरौंदे की तलाश में थे या फिर एक नए सफर की तलाश में। उनके उलट एक और जगह थी जहाँ पर कुछ सन्नाटे के साथ साथ कुछ गुड़गुड़ाहट हो रही थी, या यूँ कहो बुदबुदाहट। वो कोई और जगह नहीं थी बल्कि वही जगह थी जहाँ पर कल तक जान और इबो का बसेरा हुआ करता था। लेकिन आज उस बसेरे में सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा था जो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, और उसके उलट एक और शख्स था जो सोया तो नहीं था लेकिन बस कूर कर सामने वाले शख्स को देख रहा था, और न जाने कितनी देर से वो देख रहा था और अपने आप में ही न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। फाइनली उसकी बहुत इंतहा हो गई थी। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा जिसमें ऑलरेडी अब 10 बजे का समय हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को खड़ा किया और लगभग अपनी तेज आवाज में कहा, कितनी और देर तक तुम ऐसे ही सोने वाले हो? उठ भी जाओ, अब उठ जाओ। जैसे ही ये बात और ये आवाज़ इबो के कान में जाती है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है अपनी उस गहरी नींद में। इसीलिए वो करवट पलट कर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है और अपने बाहों में पकड़े हुए उस तकिए को और ज़्यादा खींच लेता है जिसमें अभी भी हल्की हल्की जान की खुशबू आ रही थी। इबो एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखता है और अपनी नाक को वहीं उस तकिए से रगड़ने लगता है, और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके सामने खड़े हुए शख्स के चेहरे पर जो गुस्सा था वो एकदम से हंसी में बदल जाता है और वो अपने मुंह को बंद कर बस हंसने लगता है, जैसे कि किसी छोटे बच्चे के छोटे से एंटिक्स को देखकर वो हंस रहा हो। फिर उसने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, लान वांगी बो, चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, चाहे तुम पूरी दुनिया की नज़रों में कैसे भी हो, पर तुम अभी भी एक बेबी हो। इस बात को तो मान लो तुम अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा छोटे हो। हाँ, ये कहते के साथ ही वो इबो के बगल में फाइनली लेट गया था, थक हार कर उस बेड पर जिसके ऊपर से आसमान नजर आ रहा था, सामने समंदर और नीचे रेत। खैर, उसके बगल में एक स्लीपी हेड था, ये वो स्लीपी बेबी था जो अभी भी अपनी नींद में कुछ शायद खूबसूरत सपने देख रहा था, इसीलिए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर तक सामने वाले शख्स ने इबो को ऐसे ही देखा, फिर उसने करवट ली, अपना हाथ इबो के बालों पर रखा और उसे हल्के हल्के सहलाने लगा। इबो जैसे सहरा गया था उस छुअन में, इसीलिए वो बस अपने आप को दूर करने लगा जैसे कि उसे वो टच पसंद ना आया हो। और ये देखकर उस सामने वाले शख्स का मुंह बन गया। उसने कहा, वो एक तो मैं तुम्हारी रखवाली कर रहा हूँ, तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ, और देखो तुम कितने ज़्यादा एहसान फरामोश हो। सच में भलाई का कोई ज़माना नहीं। हाँ, तेरा क्या होगा, तेरा सच में क्या होगा। ये कहते हुए वो और ज़्यादा मुंह बनाने लगा, फिर अपने आप को खड़ा किया, एक लंबी सांस ली, फिर अपनी घड़ी में टाइम देखा जिसमें अब लगभग 10:30 हो चुके थे। आधा घंटा, और आधे घंटे से वो सिर्फ बड़बड़ कर रहा था। फाइनली उसको एक आइडिया आता है इस स्लीपिंग बेबी को जगाने का। उसने अपने मन में कहा, ये तो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, अब देखता हूँ तुम कैसे नहीं उठते हो। ये कहते के साथ ही उसने अपने आप को इबो के ऊपर लीन किया, उसके उस सेंसिटिव ईयर्स के पास पहुंचा और अपनी विस्परिंग वॉइस में कहा, अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ शादी कर लेगा। फिर मत कहना कि उसका वो मैरिंग प्रपोजल किसी और के लिए होगा और तुम यहाँ पर सिर्फ उसके उस शादी के अंदर फूल बरसा रहे होंगे। क्योंकि यकीन मानो, तुम हैंडसम हो, लेकिन मैंने बहुत सारे हॉट और हैंडसम हंक को यहाँ पर देख लिया है जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो तुम्हारा चांस इतना ज़्यादा हाई नहीं है। इससे पहले तुम्हारा जान उस मैरिज अजाइल में किसी और के साथ, पर इससे पहले कि यांग आगे कुछ भी कहता, इबो को लगा एक पंच यांग को लग चुका था और यांग वहीं बेड पर गिर गया। उसने कहा, आह शिट यू। कहते हुए वो अपने उस जख्म को सहला रहा था जो अभी भी उसे लगा था, और वहीं दूसरी तरफ इबो जो अभी गुस्से में कंप्लीटली आग बबूला हो रखा था, उसने अपनी बहुत ही कोल्ड और हार्श वॉइस में कहा, यू शट द फक अप एंड हु द हेल आर यू। जैसे ही इबो ने इतनी तेज और हार्श वॉइस का इस्तेमाल किया, तुरंत यांग ने अपनी चौंकती आवाज में इबो की तरफ देखते हुए कहा, हो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर आकर तुम तो मुझे ही भूल गए। सीरियसली इबो, तुम मुझे भूल गए हो। ये कहते हुए यांग बहुत ज्यादा हर्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ भी हो, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। बात इबो जान गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो शक था। इबो ने लगभग अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब जान कहाँ है। ये कहते हुए वो तुरंत अपने बेड से उठ गया और इधर देखने लगा। पहला तो उसे इतना बड़ा शौक लगा था यांग को यहाँ देखकर, और ऊपर से जान वहाँ नहीं है। इबो ने कहा, यांग मुझसे सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम कब आए यहाँ, जान कहाँ है। वापस इबो ने यही सवाल रिपीट किया। यांग ने लगभग इरिटेट होते हुए कहा, यू सच अ बास्टर्ड, फर्स्ट तो तुमने मुझे पंच किया, उसके लिए मुझे सॉरी बोलने की बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, और तुम्हें इंसान की फिक्र है तो मेरी फिक्र नहीं है। तुम जरा से भी खुश नहीं हुए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ इतनी
दूर से लगभग 1 दिन का सफर तय कर मैं सारे काम को छोड़ छाड़ कर तुमसे मिलने यहाँ आया और तुम्हें सुबह से देखा हूँ। लिटरली 4 घंटों से मैं तुम्हारी इस बदसूरत सूरत को देखा हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो जान का है। आई डोंट नो, आई फकिंग डोंट नो वेयर इज ही एंड गो टू हेल। ये के साथ यांग लगभग इरिटेट होकर दूर की तरफ भागने लगा और वहीं वो जो अभी भी शॉकिंगली डम्फाउंडेडली अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, वो यांग के एक शब्द को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था। पर जब उसने देखा कि यांग उसे दूर जा रहा है, वो लगभग चिल्लाते हुए कहा, यांग अब तुम कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, मेरी बात का जवाब दो, जान कहाँ है? ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर यांग ने फिर से एक इरिटेटिंग लुक ईबो को दिया और उसने कहा, हाँ जान, अगर मुझे पता भी होगा ना तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अपने फ्रेंड तक को ग्रीट नहीं कर सकते, तुम्हें कोई हक नहीं है जानने का कि जान कहाँ है। ठीक है तो यांग फिर से भागने लगा। ईबो ने कहा, हाँ ये सच में ये कोई खेलने का वक्त नहीं है यांग, रुक जा। ठीक है तो ईबो भी यांग के पीछे भागने लगा। उस समंदर पर जहाँ दोनों अकेले थे उस रेत में वो भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे। फाइनली ईबो ने अपने आप को तेज कर यांग के करीब कर ही लिया था और उसने यांग की कॉलर पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ। ठीक है तो साथ यांग को खींच कर वहीं रोक लिया था और यांग भी रुक गया, लेकिन वो अभी गुस्से में ईबो को घूर रहा था। ईबो ने कहा, ओके आई एम रियली सॉरी, क्या तुम्हें सच में लगी? ये कहते हुए वो यांग के उस आंखों में देखने लगा जहाँ ईबो ने पंच किया था और जहाँ अब रेड मार्क नजर आ रहा था। यांग ने कहा, सच में तुम्हें फिक्र है? ठीक है तो उसने ईबो का हाथ हटा दिया था। ईबो ने एक लंबी सांस ली, उसे ऑलरेडी इरिटेशन हो रही थी। पहला तो यांग यहाँ आ गया, दूसरा जान कहाँ है, तीसरा वो अभी भी अपनी उस नींद से कम्प्लीटली जागा नहीं था, उसका माइंड अभी भी स्ट्रेस्ड आउट था और ऊपर से ये सारी हरकतें। इसलिए ये पूरे लगभग अपनी आंखों को बंद किया, अपने टेम्पल को रब किया और फिर कहा, यांग तुम जानते हो मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है, ओके, लेकिन अभी मैं सच में इरिटेट हो रहा हूँ। मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे आने की खुशी है, लेकिन इस वक्त जान को मेरे पास होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। तुम ये बात जानते हो ना? जैसे ही यांग ने ये बात सुनी उसने ईबो को सिर्फ एक लुक दिया जैसे कि वो सच में हर्ट हो। उसकी आंखों में हर्ट नजर आ रहा था और ईबो समझ गया था। उसने यांग को खींच कर गले लगाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। क्या अब तुम ठीक हो? इस एंग्री बेबी को यहाँ से दूर करो, बस अब मेरे यांग को मेरे पास वापस लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। कम ऑन काम डाउन, आई एम वेरी हैप्पी, तुम यहाँ हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत सारी बड़बड़ कर रहा था और ईबो को इतना ज़्यादा बोलते हुए देखकर फाइनली यांग के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उसने ईबो को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ईबो बेबी, आई एम सो मिसिंग यू। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुई, जगह कितनी खूबसूरत है ना, सच में बहुत खूबसूरत है। तुमने यहाँ बहुत मजे किए होंगे जान के साथ। हाँ जान इज लकी मैन, नो जान नहीं, तुम यू आर सो लकी मैन कि तुम्हें इतना ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड मिला है। काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए जो मुझे इतनी केयर करे, मुझसे इतना प्यार करे, पर डैम मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है मेरे पास। ठीक है तो यांग बड़बड़ करने लगा। ईबो ने खींच कर यांग को अलग करते हुए कहा, हाँ शट अप, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा और फैशन के बीच में क्या चल रहा है। जैसे ही ईबो ने कहा एकदम से यांग का मुंह बंद हो गया, उसका पूरा फेस लगभग ब्लश कर गया। उसने ऑकवर्डली अपने आप को इधर उधर करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। ईबो ने कहा, सच में? यांग ने कहा, ईबो प्लीज़। ईबो ने कहा, देखो डूड, मैं तुमसे वही कहूँगा, गलती तुम एक बार कर चुके हो, दोबारा मत करना, तो बेहतर है कि तुम उसको अप्रोच करो, शी इज़ अ नाइस गर्ल। जैसे ही ईबो ने कहा, यांग ने एक लुक ईबो को दिया, फिर वो बस वहीं बैठ गया रेत पर। ईबो भी उसके बगल में बैठ गया। दोनों कुछ देर तक सामने ऐसे ही समंदर की तरफ देखते रहे। उसके बाद यांग ने कहा, आई नो शी इज़ अ नाइस गर्ल, बट मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ वो, और पता नहीं मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊँगा भी या नहीं। ठीक है तो वे यांग की आवाज़ में वो उदासी साफ नज़र आ रही थी और उसकी आंखों में एक रिग्रेट था जिसे ईबो बहुत अच्छे से पढ़ सकता था। ईबो ने यांग के कंधे पर हाथ रखा और फिर कहा, जो हो गया उसे ना ही तो मैं बदल सकता हूँ और ना ही तुम। हाँ पर एक और बात है, लेकिन वो ये है कि रुक कर कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता यांग। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें रियली में मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लिए रुकती नहीं है। पहले भी तुमने सिर्फ अपने आप को किसी चीज़ के अंदर डुबा दिया था और उस चीज़ की वजह से तुमने उस चीज़ को खो दिया जो बहुत प्रीशियस थी। अब उस गलती को दोबारा मत करो। अगर तुम अब आगे नहीं बढ़े तो एक बार फिर से तुम किसी चीज़ को खो दोगे जो फिर से बहुत प्रीशियस होगे और उसका रिग्रेट भी तुम इसी तरीके से लाइफ टाइम करते रहोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम और ज़्यादा रिग्रेट में अपने आप को खो दो। प्लीज़ डिसीजन लो इससे पहले कि एक बार फिर से लेट हो जाए। जैसे कि तुमने मुझे समझाया था, मैं भी तुमसे सिर्फ यही कहूँगा, इट्स अ टाइम मैन, इट्स द टाइम। और वो भी यही चाहती होगी कि तुम आगे बढ़ो। जैसे ही ईबो ने ये कहा, यांग ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा। कुछ देर तक वो ईबो की आंखों में ऐसे ही देखता है। ईबो की आंखों में सच में इमोशंस थे, प्योर इमोशंस, कोई मॉक नहीं, कोई टॉन्ट नहीं, सच में एक केयरिंग इमोशंस थे। और यांग ये देखकर बहुत वार्मथ फील करता है अपने मन में। उसने सिर्फ खींचकर ईबो को हक कर लिया। उसने ईबो के कानों में विस्पर करते हुए कहा, अगर तुम नहीं होते
तो मैं कभी उस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाता। मैं सोचूंगा इस बारे में ईबो, सोचूंगा। जिस दिन मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा मैं सच में आगे बढ़ूंगा और मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तब तक जब तक मैं इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर लेता, मैं उसके पास नहीं जा सकता। मैं फैंशन को हर्ट नहीं कर सकता। शी इज़ सो प्योर। और मैं उसके ऊपर मुझ जैसे ब्रोकन फैन का पैकेज नहीं डाल सकता। तो जब तक वो खुश रह सकती है खुश रहे, वरना मुझसे जुड़ने के बाद उसे सिर्फ दुख मिलेगा और एक आधा अधूरा टूटा हुआ इंसान। और मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ये। जैसे ही यांग ने कहा, ईबो ने सिर्फ उसको और टाइटली हक कर लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फाइनली यांग ने उस सारी सिचुएशन को, उस ऑकवर्ड माहौल को ठीक करते हुए कहा खैर मेरी बात तो छोड़ो, मैं तो ऐसे ही हूँ, तुम अपना बताओ, तुम खुश तो हो? ईबो ने कहा, बकवास बंद करो, पहले मुझे ये बताओ ज़हान कहाँ है, इसके बाद तुमसे कोई बात करूँगा। यांग ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, ज़हान, ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया, जल्दी जल्दी उठो, उठो जल्दी। ये कहते हुए इसने ईबो को लगभग कॉलर से पकड़ कर उठा लिया था। ईबो ने कहा, अरे छोड़ो मुझे। ये कहते हुए वो खुद को दूर करने लगा, पर यांग ने ईबो को कॉलर से पकड़ा और वो खींच कर उसे किसी दिशा में ले जाने लगा। ईबो ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो तो सही, मैं चल सकता हूँ। यांग ने कहा, नहीं 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 चल सकता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, ज़हान मुझे जान से मार डालेगा, सच में जान से मार डालेगा। सब वहाँ पहुँच गए होंगे। ये कहते हुए ईबो को सिर्फ बड़बड़ाते हुए आगे ले जा रहा था और ईबो सिर्फ चीख रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो यांग उसे छोड़ रहा था और ना ही उसे कुछ बता रहा था। ईबो ने इरिटेट होते हुए कहा, कम से कम मुझे बताओ तो सही, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पर यांग ने कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो और सिर्फ मेरे साथ चलो, जल्दी चलो, इससे पहले हम लेट हो जाएं और तुम्हारा ज़हान सच में किसी और से शादी कर ले। जैसे ही यांग ने ये कहा, ईबो ने शॉक होते हुए कहा, क्या? और वो अपनी जगह पर रुक गया। और ईबो की इतनी तेज वॉइस सुनकर फाइनली यांग को भी होश आ गया था और उसने अपने मन में कहा, आह मैंने ये क्या कह दिया। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा और फिर ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, जल्दी चलो, हमें कहीं जाना है। ये कहते हुए यांग ईबो को घसीट कर आगे ले जाने लगा और वहीं ईबो कंप्लीटली डम्बफाउंडेड था। कहाँ वो कल रात तक ज़हान की बाहों में इतनी खूबसूरत यादों के सफ़र में खोया हुआ था और अब वो यांग के साथ एक अलग ही सफ़र पर जा रहा है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। क्या हो रहा है, अगर सुबह से ये सब कुछ हो क्या रहा है? फाइनली कुछ देर चलने के बाद यांग रुक गया और यांग के साथ साथ ईबो भी। और जैसे ही ईबो ने सामने देखा तो वो ज़हान और ईबो के लॉज में थे, उसी लॉज में जिसमें आजकल वो रह रहे थे। अब तो ईबो और कंफ्यूज था। उस लॉज को देखकर उसने एक बार यांग को देखा और फिर इस लॉज को, पर आज ये लॉज खाली नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो लिटरली वहाँ पर सिर्फ वेट कर रहे थे। किसी के पास कॉस्ट्यूम थी, किसी के पास मेकअप था, किसी के पास हेयर ड्रायर था, तो किसी के पास वहाँ पर मिरर था और बहुत सारे लोग वहाँ पर बस हड़बड़ी में नजर आ रहे थे, जैसे कि बहुत सारी हरी में हो। तब यांग ने ईबो को वहीं लाकर रोक दिया। उसके बाद वो वहीं किसी लोगों से बात करने चला गया और ईबो सिर्फ कंफ्यूजिंगली इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक शख्स उसे खींच कर वहीं चेयर पर बैठा देता है और उसके चेहरे को लगभग मेजर करने लगता है। फिर उसने अपने बगल में खड़ी हुई असिस्टेंट से कहा, ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आधे घंटे में तैयार कर देंगे। यस, फॉर गॉड ग्रेस, यू हैव अ अमेजिंग स्किन एंड व्हाट शुड आई से अबाउट योर फीचर्स एंड व्हाट शार्प कट, इट्स अमेजिंग। ये कहते हुए उसने ईबो को एक लुक दिया और ईबो ने सिर्फ डिस्गस्टिंग लुक उस सामने वाले शख्स को दिया और ईबो का ऐसा मुंह देखकर सामने वाले शख्स ने सिर्फ एक पाउट किया, फिर कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, खैर मैं भी आता हूँ, आप यहाँ इंतजार कीजिए मेरा। ये कहते के साथ ही वहाँ से लगभग हवा की तरह गायब हो गया, इससे पहले कि ईबो कुछ पूछ पाता। अब ईबो को लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा, इसलिए वो बस फ्रस्ट्रेट होकर उस चेयर से उठ गया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं तो कोई इसकी जान पहचान का था और ये लोग आगे कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बाद ज़हान के इस प्राइवेट लॉज पर, और उससे ऊपर कोई इसे जवाब नहीं दे रहा। ईबो ने अपने पैंट पॉकेट में अपना फोन तलाश करने की कोशिश की, लेकिन डैम उसका फोन भी उसके पास नहीं था। हाँ, इससे भी ज्यादा कुछ डिस्कस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ईबो ने अपना हाथ वहीं टेबल पर मारते हुए कहा, हाँ मैं सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, ज़हान व्हाट द हेल आर यू, कल रात से लेकर अब तक तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। एक बार तो मेरे हाथ में आया ना तो आई स्वेयर कल रात को तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये कहते हुए वो एक लंबी सांस लेने लगा, तभी एक पीछे से शख्स ने ईबो को पोक करते हुए कहा, मिस्टर आर यू ओके। ये कहते हुए वो ईबो को बहुत डर के देख रहा था। ईबो ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पर एक टिम सा बॉय खड़ा हुआ था। ईबो ने कहा, अब तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मुझे चेक करना है कि ड्रेस अब तक ठीक हो पाएगी या नहीं। ये कहते हुए उसने ईबो को देखा जैसे कि वो भी बहुत डर रहा है। ईबो ने कहा, ड्रेस? कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो तुम? ये कहते हुए वो चिल्ला कर पड़ा था उस शख्स पर। उस शख्स ने अपने कानों को बंद करते हुए कहा, सर मैं तो सिर्फ आपकी ड्रेस चेक करने आया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं डिज़ाइनर को यहाँ भेजता हूँ, आई एम सॉरी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से भाग गया था। ईबो ने सिर्फ एक लुक दिया उसे और फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसने अपने हाथ अपने वेस्ट पर रखा और एक लंबी सांस ली ताकि वो खुद को काम कर सके। वो सच में सबको डरा रहा है अपने इस लुक से और अपनी इस आवाज़ से। इसी तरह से काम डाउन होना होगा और सब सिचुएशन को समझना होगा, स्पेशली यांग को ढूंढना होगा। पर जैसे ही ईबो ने अपनी आंखों को खोला, उसे सामने उस भीड़ में कहीं भी यांग नजर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे अननोन फेस थे। इसीलिए ईबो ने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया और लगभग एक तेज आवाज़ लगाकर यांग को आवाज़ लगाई। उसने कहा, यांग
जैसे ही ईबो ने इतनी तेज आवाज को लगाया, सब लोग अपनी ही जगह पर रुक गए और ईबो की तरफ लुक देने लगे। पर ईबो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसे तो सिर्फ यांग चाहिए था। और अगले पर यांग वहां से भागता दौड़ता हुआ ईबो के पास आ भी गया। उसने कहा, ईबो क्या हुआ, तो तुम चिल्लाए क्यों? हाँ सब ठीक तो है, तुम ठीक हो ना? आज तो मुझे वन पीस में चाहिए, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है, चोट लगी है? ये कहते हुए यांग ईबर से जो था ईबो अजीब निगाहों से देखने लगा, जैसे कि वो बहुत सारा टेंस हो गया हो। ईबो ने यांग का हाथ झटकते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओ, यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? यांग ने कहा, हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और मैं तुम्हें बता दूंगा, पर इससे पहले सबसे पहले शावर लेकर आओ, क्योंकि तुम सच में स्मेल कर रहे हो। देखिए तो उसने अजीब सा फेस बनाया। ईबो ने कहा, क्या? यांग ने कहा, सच में तुम स्टिंग कर रहे हो, जाकर शावर लेकर आओ। ये लो अपने रोब। देखिए तो उसने उसे बाथ रोब दे दिया था। ईबो ने कहा, तुम स्मेल और स्टिंग करते होंगे, तुम जानते हो ना मैं कितना ज्यादा हाइजेनिक हूँ और मुझसे हमेशा एक बहुत अच्छी स्मेल आती है। यांग ने एक टाइट मुस्कुराहट देते हुए कहा, ओह तो तुम मुझे तुम्हें इस बात के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, या फिर तुम पूरे दिन ऐसे ही घूमने वाले हो बिना शावर के? ओके अगर ऐसा चाहते हो तो। ईबो ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, ठीक है मैं शावर लेकर आता हूँ, बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मैं स्टिंक नहीं करता। ठीक है, साथ ही ईबो ने यांग को एक ग्लेयर दिया और वो फाइनली शावर लेने के लिए जा चुका था, उस भीड़ से अपनी जगह बनाता हुआ और फाइनली बाथरूम को कसकर बंद करते हुए। जैसे ही ईबो ने शट कर दरवाजा बंद किया, यांग ने भी एक लंबी सांस ली और अपनी पैंट पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। उसके बाद उसने अपनी उस मोनोटोन में कहा, सब कुछ रेडी हो गया है, तुम लोग भी वहाँ सब कुछ रेडी रखना, हम लोग बस सिर्फ आधे घंटे में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। नहीं आधा घंटा नहीं, लगभग हमें 45 मिनट लगेंगे, हम लोग 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, सब कुछ रेडी रखना। सामने वाले शख्स ने भी कोई जवाब दिया होगा और यांग ने सिर्फ नोट कर फोन काट दिया। उसके बाद वो सब लोगों की तरफ देखने लगा और सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि उन्हें कैसे कब क्या करना है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ईबो ने अपना बाथरूम का डोर बंद किया था, वो अपने आप को वहीं दरवाजे से सटाकर खड़ा हो गया था और मिरर में खुद को देखने लगा। तो उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैं स्टिंक नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो जान मुझे बताता, या फिर मुझसे, या फिर ऐसा है और जान ने मुझे नहीं बताया है। ये तो ईबो खुद पर डाउट करने लगा, इसलिए उसने आपको खुद को स्मेल किया और एक ही पल में उसके सारे डाउट हवा हो गए थे। ईबो ने लगभग प्राउडली कहा, स्टिंग करता होगा वो सच में, मैं तो सच में अभी भी स्मेल कर रहा हूँ, जबकि मैं वहाँ समंदर में नहा कर आया हूँ और वहाँ पर सो कर आया हूँ। खैर लेकिन शावर लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अपने सारे ख्यालों को झटका और फाइनली वो शावर लेने के लिए जा चुका था। और आज उसने शावर में स्पेशली एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया था, ऐसे ऑयल्स जिसमें बहुत अरोमा हो और जो बहुत अच्छी स्मेल करती हूँ, स्पेशली सैंडलवुड। फाइनली 20 मिनट के बाद लान वांगी वो कम्प्लीटली अपना शावर कंप्लीट कर चुके थे। अपनी बॉडी के ऊपर उसने रोप को डाला और अब वो बाथरूम से बाहर आ गया था, उस बड़े से मिरर के सामने जिसके सामने वो खड़ा हुआ था और अपने बालों को और अपने आप को देख रहा था। जैसे ही उसने अपने आप को देखा, उसकी नज़र उसके गले पर उस हिकी पर गई जो रात को जान ने उसे दी थी। और जैसे ही उसने उसको देखा, उसके ऊपर अपना हाथ फिराते हुए कहा, तुम भी ना सच में बहुत नॉटी हो और बहुत फीरियस हो, कैसे संभालूंगा मैं तुम्हें और कैसे रोक कर रखूंगा। हाँ, एक यंग बॉय का हस्बैंड होना सच में बहुत मुश्किल है, जिसके हार्मोन कंट्रोल में नहीं है और उसके हार्मोन इतने ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है कि वो मुझे भी अनकंट्रोल कर देते हैं। क्या होगा मेरा? ये कहते हुए वो अपनी बात खींचने लगा। तभी यंग ने दरवाजा पीटते हुए कहा, अरे क्या वहीं बाथरूम में सो गए? अब निकलो भी बाहर, कितना टाइम लगता है बाथरूम लेने में? शावर तो लेने गए थे कि तुम सोने गए थे? ये कहते हुए यंग दरवाजा पीटने लगा। ईबो ने कहा, आ रहा हूँ, रुक जाओ, कम से कम मुझे शावर तो लेने दो। ये कहते हुए बड़बड़ाने लगा। उसके बाद उसने मिरर में देखते हुए कहा, कल रात एक सपने की तरह थी और सुबह जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम कहाँ चले गए? मैंने सोचा था कि मैं उठते के साथ ही तुम्हें हक करूँगा, तुम्हें किस करूँगा, तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करूँगा, पर अब देखो तुम सुबह से नजर ही नहीं आ रहे हो, ऊपर से ये सब कुछ क्या हो रहा है? यही सोचते हुए ईबो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया और एक बार फिर से कल रात के फ्लैशेस उसके माइंड में जैसे प्ले होने लगे और ऑटोमेटिकली उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। पर उस स्माइल के साथ साथ उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि जिस तरीके से जान ने रात को वो सवाल पूछा था कि वो उसका जवाब देना चाहता था। रात को तो वो नहीं दे पाया, पर अभी सुबह वो जवाब देना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। लेनन हुआ ने उससे पहले ही कहा था उसकी और सान की मैरिज के बारे में, और ईबो ने इस बारे में बहुत कुछ प्लान किया था। यही सब कुछ वो सान को बताना चाहता था, पर अचानक से सान ने इस तरीके से कल शॉकिंगली ईबो से पूछा कि ईबो कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि वो अभी भी उन सभी चीज़ों के अंदर उलझा हुआ था जो कुछ भी सान ने ईबो को दिखाया था। इसीलिए वो बस डम्फाउंडेड था, इमोशंस के ऐसे जाल में था जिसके अंदर वो बस खोकर रह गया। इसीलिए सान को हक करने के अलावा, उसे किस करने के अलावा और उसे अपनी बाहों में भरने के अलावा ईबो को कुछ सूझा ही नहीं। और वो रात ऐसे ही गुजर गई। पर अब ईबो तैयार है जान को प्रपोज करने के लिए भी और उसे जवाब देने के लिए भी। यही सोचकर ईबो फाइनली बाथरूम से बाहर आ गया था। और जैसे ही वो बाहर आता है, सामने यांग खड़ा हुआ था अपने हाथ में एक बिल्कुल टाइडी सूट लेकर, ऐसा सूट जिसको देखकर ईबो लगभग चौंक गया। व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल टक्सीडो था, बिल्कुल वैसा जैसा ईबो को पसंद है। उसके शोल्डर पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पर्ल लगे हुए थे और बहुत सारे जर्किन का काम भी वहाँ पर हो रहा था। ईबो ने कहा, वाओ दैट वाज अमेजिंग, किसका है ये? तो वो उस टक्सीडो को देखने लगा। ये
यांग ने कहा आई नो इट इज, मैं जानता हूँ तुम्हारे हस्बैंड की चॉइस कमाल की है, लेकिन अभी इस वक्त निहारने का नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं, इसलिए पहनकर तैयार हो जाओ। ये कहते के साथ ही यांग ने उस टक्सीडो को लिटरली ईबो की चेस्ट पर हिट कर दिया था और ईबो कंप्लीटली शॉक हो गया। उसने कहा क्या मेरे लिए है ये? ठीक है, तो वे उस टक्सीडो को अपने हाथ में पकड़ने लगा और उसे देखने लगा, फिर यांग को देखने लगा। यांग ने कहा मुझे देखना बंद करो, हम लेट हो गए हैं, प्लीज इसे पहन लो और तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी करो प्लीज। ठीक है, तो वे यांग रोने लगा। ईबो ने कहा अरे यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, कम से कम मुझे बताओ तुझसे क्या हो रहा है। यांग ने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार पहली बार और बस बताऊंगा, इसके बाद तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो? ईबो ने कहा ओके ठीक है बताओ मुझे। यांग ने कहा तो आज ईबो ने कहा हाँ आज। यांग ने कहा आज एक वेडिंग है। जैसे ही यांग ने ये कहा ईबो का दिल एकदम से धक कर रह गया हो या फिर उसके लगभग मुंह में ही आ गया था, क्योंकि उसके कान में सान का वही कन्फेशन गूंजने लगा जो सान ने रात को किया था। उसके मन में सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी, क्या ये वेडिंग उसकी और सान की है? यही सारे इमोशंस और कंप्लीटली ब्लैंक फेस लेकर या शॉक फेस लेकर वो यांग की तरफ देख रहा था। वही यांग ईबो को ऐसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है? ईबो ने लगभग अपनी कांपती हुई आवाज में कहा वेडिंग है? किसकी वेडिंग है? यांग किसकी शादी है? यांग ने कहा ओह माय गॉड तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? हाँ शॉक तो मैं भी हुआ था पर तुम्हारे जितना नहीं, तुम फनी लग रहे हो। ठीक है, तो यांग हंसने लगा। वही ईबो घूर कर उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि वो जवाब सुनना चाहता था। वो जवाब सुनना चाहता था क्या वो सोच रहा है जो वो सच है। उसने कहा यांग मजाक का वक्त नहीं है, मुझसे सच बताओ किसकी वेडिंग है? हाँ बाकी वो अपने मन में सिर्फ यही कह रहा था क्या कल रात को जान सच में सीरियस था? क्या वो सच में सीरियस था ईबो से मैरी करने के लिए दोबारा से, या फिर जो कुछ भी है? इसीलिए बस ईबो देखने लगा। यांग ने कहा ओके तो आज ठीक है, तो वही यांग ईबो के फेस को देखने लगा। वहीं ईबो की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज थी, उसके हाथ पांव लिटरली कांप रहे थे। वो शब्द सुनना चाहता था लेकिन जैसे ही यांग ने कहा एकदम से ईबो को जैसे छन्न से कोई सपना टूट गया हो। यांग ने कहा हाओशुआन और जियांग की। ठीक है, तो वही यांग की आवाज़ में एक्साइटमेंट था और वहीं ईबो के फेस पर शॉक। उसने अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक किया जैसे कि उसे यकीन ही ना हो रहा हो जो कुछ भी यांग कह रहा है, क्योंकि जो दो नाम ईबो ने सोचे थे वो ये तो डेफिनेटली नहीं थे। इसीलिए दोबारा ईबो ने लगभग अटकती हुई आवाज में पूछा किसकी शादी है? और ईबो की ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो यांग भी चुप हो गया था। वो महसूस कर पा रहा था कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट और हर्ट सुनाई दे रहा है। इसीलिए उसने कहा तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ किसकी शादी है? यांग ने अपनी आंखों को बंद किया, एक और लंबी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया, खुद को काम किया और फिर कहा हाँ, जानते हो ना हाओशुआन ने जियांग को प्रपोज किया था। ईबो को याद आया हाँ हाओशुआन ने जियांग को प्रपोज किया था। उसने कहा हाँ तो? यांग ने कहा हाँ तो ऑफ कोर्स उसने प्रपोज किया था, तो आज उनकी वेडिंग है और आज हम लोग यहाँ पर इस वेडिंग को सेलिब्रेट करने आए हैं और तुम उसके लिए तैयार होना होगा, तो प्लीज तैयार हो जाओ। ईबो ने कहा जियांग की वेडिंग है और मतलब हाओशुआन की वेडिंग है तो तुम लोग यहाँ क्यों आए? मतलब ये मेरे और जहान का डेस्टिनेशन था, हम यहाँ अपना वेकेशन स्पेंड करने आए थे और तुम लोग यहाँ क्यों टपक गए अचानक से? और वो जहान कहाँ है? यांग ने कहा मैं तुमसे कहा था तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, वो लोग असाइड पहुंच चुके हैं, तुम क्या चाहते हो वो अपने हनीमून के लिए निकल जाए तब हम वहाँ पहुँचे? और बाकी तुम्हें जो भी कुछ सवाल पूछना हो अपने हस्बैंड से पूछना, मेरा कोटा पूरा हो चुका है, प्लीज अब तुम तैयार हो जाओ वरना मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो यांग दूसरी तरफ भागने लगा। आज से पहले ईबो को यांग पर इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आया होगा जितना इस वक्त आ रहा था। इस वक्त लिटरली ईबो का मन कर रहा था कि वो यांग को एक और पंच दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया, यांग की तरफ घूर कर देखा और फिर अपनी बहुत रफ और हार्श वॉइस में कहा फाइन मैं तैयार हो रहा हूँ। ओके ठीक है, मेरे एक तो वेकेशन को स्पॉइल कर दिया, जहान को मुझसे दूर कर दिया, ऊपर से अचानक से इस मिड लाइफ में टपक गए, वो भी कैसी हाओशुआन और जियांग की वेडिंग के लिए। वो वाह वेरी गुड, यही डेस्टिनेशन मिली थी और उन्हें यही टाइम मिला था और ऊपर से मुझे बुला रहे हैं वो भी इस तरीके से। ठीक है, तो ये वो लिटरली बहुत गुस्से में सुनाई दे रहा था, ये बहुत अनोइंग, क्योंकि उसे ये सब कुछ बहुत गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि एक तो जो उसने सोचा था वो नहीं हो रहा था और ऊपर से यांग ने कहा अब इतना ज़्यादा गुस्सा भी मत हो, और मतलब इतना भी ज़्यादा क्या? ओके ठीक है, तो अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन स्पेंड कर रहे थे लेकिन वो भी तुम्हारे फ्रेंड की वेडिंग है, एटलीस्ट थोड़ा तो खुश हो जाओ। ईबो ने कहा ओके फाइन, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाकी कोई भी उसके चेहरे को देखकर कह सकता था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यांग ने कहा कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को यकीन हो जाए। ईबो ने कहा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वे फाइनली वो कोट यांग के पास से लेकर बाथरूम में जा चुका था चेंज करने के लिए। वहीं यांग सिर्फ ईबो को देख रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा हाँ मुझे ये सबसे मुश्किल काम देना ज़रूरी था क्या? हाँ क्या? ठीक है, तो वो बस इधर देखने लगा। वहीं ईबो बाथरूम में आकर लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और एक अनोइंग लुक उसके फेस पर था। उसने उस कोट को वहीं साइड में रखा, अपनी बाथरोब को उतारा, कोट को पहनना शुरू किया, पैंट शर्ट ब्लेजर, लेकिन जैसे जैसे वो पहन रहा था लिटरली ईबो का जो गुस्सा कुछ देर पहले ईबो के नाक पर था वो कहीं हवा होता जा रहा था, क्योंकि वो सूट ब्रेथ टेकिंग था। इनफैक्ट ऐसा सूट ईबो को एक
एक अलग ही वाइब दे रहा था। और जैसे ही उसने अपने आप को रेडी कर मिरर में देखा, वो कम्प्लीटली शॉक हो गया। और उसे देखकर यांग भी, जो जस्ट अभी बाथरूम में आया था, वो बस ईबो को देखकर लिटरली अपनी जगह पर रुक गया। उसके मुंह से अपने आप ही वर्ड बाहर आ गया इस जगह, माय गॉड ईबो, यू आर। ठीक है, तो वो यांग बस अपने खुले हुए मुंह के साथ ईबो के इधर उधर चक्कर लगाने लगा, जैसे कि वो यकीन करना चाह रहा हो इस ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी पर। वहीं ईबो जो भी अपने ख्यालों में जैसे खोया हुआ था खुद को उस मिरर में देखकर, वो भी होश में आ गया था। उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब आए? यांग ने कहा, ये सब कुछ छोड़ो, पर तुम कितने ज्यादा। ठीक है, तो यांग के पास कोई परफेक्ट वर्ड नहीं था ईबो की ब्यूटी और उसके इस अमेजिंग लुक को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ कंफ्यूज नजर आ रहा था। पर ईबो को यांग के एक्सप्रेशन से और उसके एक्शन से कोई भी मतलब नहीं था। वो इनफैक्ट और ज़्यादा कोल्ड लुक के साथ मिरर में खुद को ठीक करने लगा। उसने कहा, कम से कम तुम्हारे अंदर इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि बाथरूम में इस तरीके से नहीं आया जाता। ठीक है, तो वे सिर्फ ईबो यांग को घूर रहा था। वहीं यांग ने लिटरली ईबो की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, कोई कदर ही नहीं है मेरे जैसे इंसान की। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ और तुम इतना सड़ा हुआ मुंह मुझे दिखा रहे हो। सच में पैथेटिक हो तुम, पैथेटिक। ठीक है, तो वे फाइनली वो भी ईबो के बगल में आकर खड़ा हो गया था और ईबो को हेल्प करने लगा उस कोट को और ज़्यादा ठीक करने के लिए, उस पर्ल्स को सेट करने के लिए। उसके बाद उसने ईबो के वहीं कॉलर पर ब्रोच लगाया। ईबो उस ब्रोच को देखकर भी बहुत शौक था, क्योंकि वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। फिर उसने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा, माय गॉड, अगर मेरी ही आउटफिट इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो हाउशॉन का आउटफिट तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा। क्या हाउशॉन ने डिज़ाइन किया है? यांग ने कहा, ऑफ कोर्स, उसके अलावा और कौन हो सकता है। तुम्हें पसंद आया? ईबो ने कहा, बहुत खूबसूरत है, सच में बिल्कुल वेडिंग आउटफिट लग रहा है। अपनी वेडिंग पर उसने मुझे ग्रूम की तरह तैयार कर दिया है, कहीं जियांग को जेलसी फील ना हो जाए। ठीक है, तो वो हंसने लगा अपनी बात पर। उसका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि उसकी ऐसी बात सुनकर यांग रुक गया है। फाइनली कुछ देर तक भी जब ईबो को कोई बात का एहसास नहीं होता है, उसने अपनी निगाहों को उठाकर सामने देखा, जहाँ यांग अभी भी कम्प्लीटली स्टैचू बनकर ईबो को निहार रहा था। ईबो ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से क्यों रुक गए? ये कहते हुए अपने बालों को सेट करने लगा। यांग ने तुरंत अपने आप को अपने होश से वापस लाते हुए कहा, कुछ नहीं, मतलब तुम्हें आउटफिट पसंद आया ना? आई मीन, तुम सच में ऐसे महसूस कर रहे हो कि तुम ग्रूम लग रहे हो? ईबो ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम भी? ग्रूम मैं नहीं हूँ, हाउशवान है, और ये शादी मेरी नहीं हाउशवान की है, जैसे तुमने मुझे बताया। खैर, सरप्राइज और शॉक देने के लिए थैंक यू, अब मैं तैयार हूँ। ये कहते हुए वो फाइनली रेडी हो गया था। यांग ने कहा, क्या तुम तैयार हो? नो डैम नॉट, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये कहते हुए उसने एक सीटी बजाई और जैसे ही विजल बजाई, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए थे। ईबो ने कहा, अब क्या है ये लोग कौन है? ये कहते हुए वो उधर देखने लगा। काफी सारे लोग वहाँ पर आकर अपने सेटअप को लगा चुके थे, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप बैग, उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट अपना हेयर इक्विपमेंट, साथ ही साथ शू कैबिनेट लेकर कुछ लोग भी आ गए थे, जहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल शूज लगे हुए थे। उन सबको देखकर ही वो हैरान था और बहुत शौक भी। उसने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है यांग? ये क्या है? तभी उसे एक शख्स ने वहीं चेयर पर बिठा दिया। वो वही मेकअप आर्टिस्ट था जो कुछ दिन पहले ईबो के चेहरे को निहार रहा था। और उस मेकअप आर्टिस्ट ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, चलो हैंड्स शुरू करते हैं। पर तभी ईबो ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, रुक जाओ। उसके बाद उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, यांग ये सब कुछ क्या हो रहा है? यांग ने कहा, अरे यार, हम अपने यार की शादी में जा रहे हैं तो हमें भी हैंडसम लगना चाहिए ना, किसी से कम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। ये लोग हमें बहुत ज़्यादा चमका देंगे, तो बस तुम एंजॉय करो। ये लोग सिर्फ 5 मिनट लेंगे, डोंट वरी। ये कहते हुए उसने ईबो को एक विंक किया। ईबो ने कहा, लिटरली मैं सब कुछ नहीं करना चाहता, प्लीज। ये कहते हुए वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मेकअप आर्टिस्ट और यांग ने दोनों ने उसके कंधों के ऊपर जोर दिया और उसे वहीं चेयर पर बिठा दिया। अभी ईबो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता है यांग के आगे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वो बस थक आकर वहीं बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसने कहा, तुम सब मिलकर मेरी जान ले लो, मार दो मुझे। एक जान कम था मेरी जिंदगी में, जो एक और जान आ गया। मैं एक बच्चे को हैंडल करते करते थक गया था और अब एक और बच्चा। मैं क्या करूं? ठीक है, तो ये वो लिटरली कर्ज करने लगा। पर इस बात का यांग पर कोई असर नहीं होने वाला था। वो तो हंस रहा था और एंजॉय कर रहा था ईबो की सारी हरकतों को, और रिकॉर्ड भी कर रहा था, पता नहीं किसके लिए। वहीं दूसरी तरफ वो मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करना शुरू कर चुका था। बीच में ईबो की डांट उसे बार बार सुनने को मिल रही थी। ईबो लिटरली उसे बार बार रोक रहा था, ये करने से और वो करने से। उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, सर डोंट वरी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ईबो ने कहा, करने की कोशिश भी मत करना, जो भी कर रहे हो बहुत थोड़ा और लिमिट में होना चाहिए। मुझे नेचुरल रखना पसंद है और ये सब कर ही कर रहे हो। ठीक है, तो ये वो लिटरली से बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत ठीक था, इसीलिए बस डिटर्मिनेशन से ईबो को तैयार करने की पूरी कोशिश करने लगा। फाइनली आधे घंटे के बाद ईबो चकमकाता हुआ बिल्कुल चकाचौंध की तरह तैयार हो गया था। बिल्कुल किसी ब्यूटीफुल स्टार की तरह लग रहा था। वो कोई भी उसे देख ले तो लगभग चौंधिया जाए। यांग भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा था। उसका मुंह खुला खुला रह गया था इतने डैशिंग और हैंडसम इंसान को देखकर। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लानवांग ईबो है, वो पोकर फेस इंसान जो हमेशा से अपना मुंह बनाए इधर घूमता रहता था। यांग ने कहा, माय गॉड, आज तो बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, तो मुझे एक शख्स की ज़्यादा चिंता हो रही है। इतनी यंग एज में अगर वो मर गया, हाँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ईबो ने कहा, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? यांग ने कहा, कुछ नहीं, ये शूज़ पहनो। ठीक है, तो उसने एक सिल्वर शूज़ ईबो के पैरों के नीचे रख दिए थे। ईबो ने कहा, ओह, अब ये किस लिए हैं?
ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। यांग ने कहा ओह माय गॉड, इतना मल्टीप्लियनेयर इंसान एक्सपेंस की चिंता कब से करने लगा? वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड की चॉइस है, पहन लो। इबो ने कहा सान की? यांग ने कहा हाँ, उसकी स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं, तो पहनने से पहले एक बार सोच लेना, अगर तुमने नानुकुर की तो तुम्हारे हस्बैंड का दिल टूट जाएगा। इबो ने कहा ओके ठीक है, पहन लेता हूँ। ठीक है, तो उसने उस शूज़ को पहन लिया। वो शूज़ सच में बहुत ब्यूटीफुल थे। बेज और सिल्वर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल इबो के टक्सीडो से मैच होता हुआ। और उसके शोल्डर पर जो पर्ल लग रहे थे वही पर्ल उस शूज़ में लगे हुए थे, और वो ब्रोच जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था उसकी चेस्ट के अराउंड, वही सारे राइम स्टोन्स उस शूज़ में भी लगे हुए थे। यांग ने उन राइम स्टोन के ऊपर अपना हाथ फिराया और फिर शूज़ की तरफ देखते हुए कहा ये रियल डायमंड है। इबो ने कहा क्या? यांग ने कहा कुछ नहीं, बस तुम तैयार हो गए, फाइनली अब तुम रेडी हो। ये कहते हुए उसने इबो की एक पिक क्लिक कर दी थी। इबो ने कहा अब ये तुम क्या कर रहे हो? यांग ने कहा कुछ नहीं, ये याद है मेरे पास होनी चाहिए ना। आई मीन मेरा हैंडसम डूड इतना हैंडसम लग रहा है, मुझे तो चिंता हो रही है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, तो उसने फाइनली इबो का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वो दूसरी तरफ ले जाने लगा। इबो ने कहा अब हम कहाँ जा रहे हैं? यांग ने कहा अब हम अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, कम ऑन, वेडिंग गजाइल हमारा वेट कर रहा है। ठीक है, के साथ फाइनली वो लोग बोट में बैठ गए थे और इबो सिर्फ यांग को घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं। फाइनली इबो ने कहा कम से कम मुझे मेरा फोन तो दे दो। यांग ने कहा तुम्हारा फोन मेरे पास नहीं है। इबो ने कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे पास है। यांग ने कहा मेरे पास नहीं है, बिलीव करो डार्लिंग, मेरे पास सच में नहीं है। इबो ने कहा आई हेट यू। ठीक है, तो वो चेयर पर बैठ गया और गुस्से में सामने की तरफ देखने लगा। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो सच में बहुत गुस्सा है, बिल्कुल उसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर वहाँ बैठा हुआ है। यांग ने सिर्फ अपने आप में हंसते हुए कहा थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है और बाद में तुम ही मुझे थैंक्स कहोगे। एक ने एक स्माइल दिया और अपना हाथ वहीं रेलिंग पर रखकर वो सी के एंजॉय करने लगा। और समंदर में वो शिप अपनी ही रफ्तार में चल रहा था, न जाने किस डेस्टिनेशन के लिए। खैर जो भी डेस्टिनेशन हो, उसकी मंजिल आधे घंटे बाद तक पहुंच गई थी और शिप एक जगह पर आकर रुक गया, एक किनारे पर। जैसे इस किनारे पर शिप ने अपनी चाल को थामा था, यांग ने इबो को हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लिया था। इबो अभी भी सब तरफ देख रहा था क्योंकि सामने का नज़ारा सच में बहुत ब्रेथ टेकिंग था, क्योंकि हर तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर से सजावट की रखी थी। लिटरली उस पोर्ट से लेकर न जाने कहाँ कितनी दूर तक वो सजावट थी, हर तरफ बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, और वो भी उसके फेवरेट वाइट रोजेस और उसके साथ साथ पिंक और रेड का बहुत ब्यूटीफुल मिक्सचर। उसने सब तरफ देखते हुए कहा वाओ, सच में ये हाउशॉन ने बहुत पैसा खर्च किया है, अमेजिंग वेडिंग होने वाली है। ठीक है, तो वो सब तरफ देखने लगा। यांग ने कहा तुम्हें पसंद आई? इबो ने कहा किससे पसंद नहीं आएगी, और यहाँ तो माहौल ही सच में बहुत ड्रीमी लग रहा है। मुझे नहीं पता था हाउशॉन ऐसे भी शौक रखता है, वो भी स्पेशली ये वाइट रोजेस और उनके साथ ये पिंक और ब्लू कमेलिया फ्लावर्स। कुछ भी हो, ये अमेजिंग है और कहीं कहीं मेरी पसंद से मिलता जुलता। ये कहते हुए वो अपने आप में बस शांत हो गया था, उस पूरे नज़ारे को निहारने लगा। तब यांग ने कहा हाँ बहुत अच्छा, तुम्हें पसंद आया, तो चलो मेरे साथ, बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो इबो को लिटरली खींचकर आगे ले जाने लगा, और इबो अभी भी सारे नज़ारे को एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो सच में बहुत ड्रीमी लग रहा था, बिल्कुल किसी फेरी लैंड की तरह। बहुत ब्यूटीफुल सजावट थी और ऐसी सजावट जिसमें इबो बस खोकर रह गया। हर तरफ खुशबू थी, खुशबू जो इबो बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट ये बेशक हाउशवान की वेडिंग हो, लेकिन सारे अरेंजमेंट, सारी डेकोरेशन, सारी थीम, सब कुछ इबो की पसंद की थी, और इबो सबको बहुत पसंद कर रहा था, इसीलिए वो बस खो गया था उन सभी डेकोरेशन के अंदर। और लगभग 10 मिनट के बाद वो कब वहाँ पहुँच गए इस बारे में इबो को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, इबो के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वहाँ एक बहुत लो म्यूजिक चल रहा था, ऐसा म्यूजिक जो इबो के कानों में जा रहा था, बहुत सूदिंग फील करा रहा था उसे। फाइनली वो जाकर रुक गए। इबो ने कहा क्या हुआ, हम यहाँ रुक क्यों गए? यांग ने तुरंत इबो की तरफ मुड़कर देखा और कुछ देर तक वो इबो के उसी कंफ्यूज फेस को देखने लगा, और इबो सिर्फ यांग को देख रहा था। उसने कहा कुछ कहोगे, हम यहाँ रुक क्यों गए? पर यांग ने तुरंत इबो को गले लगा लिया। इबो ने कहा यांग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने खुद को इबो से अलग किया। इबो ने कहा तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं रियली ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। यांग ने इबो को हाथ पकड़ा और इबो की तरफ देखते हुए कहा आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी, एंड आई नो इसके बाद तुम मुझे जान से मार डालोगे, लेकिन ये मोमेंट तुम्हारा है, तो प्लीज़ इसे एंजॉय करो, अंदर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे जान से ना मार डालो। ये कहने के साथ ही इसने इबो को लिटरली उस जगह में धक्का दे दिया था, और इससे पहले कि इबो कुछ पूछ पाता, यांग वहाँ से रफू चक्कर हो गया था, और इबो सिर्फ उसे यांग को बहुत तेज चीखते हुए आवाज़ लगाता हुआ रह गया। पर यांग वहाँ होता तो इबो को जवाब देता ना, क्योंकि वो तो सिर्फ भागने में बिजी था। इबो ने कहा यांग I really fuck you। यांग ने कहा no baby, not for me, वो तो किसी और का हक है, लेकिन इतना जोर से चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब जल्दी जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाय स्वीटहार्ट, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।
हाँ, यू विल बी अमेज्ड। ये कहते हुए फाइनली यांग ईबो की आंखों के सामने से लगभग ओझल हो गया था और ईबो सिर्फ एक गहरी और ठंडी सांस लेकर वहाँ रुक गया। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा। उसने एक नजर यांग की तरफ देखा जो वहीं कहीं खो गया था, वहीं दूसरी तरफ उसने अज़ाइल की तरफ देखा जहाँ अभी भी बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रखा था, जहाँ से बहुत सूदिंग म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन ईबो वहाँ सिर्फ अकेला था। ईबो ने एक गहरी सांस ली और खुद को फाइनली वहाँ जाकर मजबूर किया। उसने कहा, हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। यांग, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए ईबो ने अपना कदम आगे बढ़ा लिया और वो उस पूरे पाथ को फॉलो करने लगा जहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन एक खुशबू थी, एक एहसास था, एक म्यूजिक था, एक धुन थी, एक ऐसा नशा था जो शायद उस हवा में ही घुला हुआ था। जैसे जैसे वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था, उस पूरे पाथ पर लिटरली उसकी धड़कनें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। उसे खुद भी नहीं पता कि इतनी घबराहट क्यों हो रही है, इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन वो बस आगे बढ़ रहा था अपनी उन आंखों में जिसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारा इमोशंस थे, बहुत सारी हेजिटेशन थी, सफोकेशन थी। वो बस आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था धीमे धीमे आवाज़ें भी तेज होती जा रही थी, उस म्यूजिक की, लोगों के बोलने की, बातें करने की और एक महक की। और फाइनली उस खाली रास्ते में अब उसे लोग दिखना शुरू हो गए थे क्योंकि उसने गार्डन में कदम रख दिया था। वो गार्डन बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा, और लिटरली वहाँ पर सच में एक वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रखी थी। हर तरफ वेडिंग डेकोरेशन हो रखे थे, वेडिंग बेल्स थी, फ्लावर्स थे, म्यूजिक था, बबल्स थे, डेकोरेशन था, अमेजिंग लाइटनिंग थी, स्प्रिंकलिंग फाउंटेन लगा हुआ था और बहुत सारी चीजें थी जिसे देखकर हीबो बस वहाँ खो गया था। और बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ उसे देख रहे थे, लेकिन हीबो का इस बात पर कोई ध्यान नहीं था क्योंकि उसका ध्यान तो वहाँ उन सारी डेकोरेशन के अंदर से खो गया था। वो थीम अमेजिंग थी, ड्रीमी थी, हीबो की बिल्कुल मन की चीज़ थी, ऐसी चीज़ जिसे हीबो ने हमेशा अक्सर अपने ख्यालों में सोचा था। हीबो ने अपने मन में कहा, कभी मैं और सान वेडिंग करेंगे ना तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसे ही। सब कुछ कितना खूबसूरत है आशुआन, तुमने बहुत अमेजिंग वर्क किया है। ठीक है, तो ये हर तरफ देखने लगा, पर वो इस बीच में ये भूल गया था कि एकदम से वहाँ पर कम्प्लीटली साइलेंस छा चुकी है और सब लोगों का ध्यान सिर्फ ईबो के ऊपर है। पर जब तक कि उस ध्यान में, उस शांति में एक म्यूजिक बजना शुरू नहीं हो जाता। और जैसे ही वो म्यूजिक उन हवाओं में घुलता है, ईबो का ध्यान अब जाकर उस म्यूजिक पे गया था और उस म्यूजिक से उन सब लोगों पर जो कम्प्लीटली शांत थे, और जैसे ही ईबो ने ध्यान दिया वो खुद भी बस थम कर रह गया। वो उस वेडिंग अज़ाइल के बिल्कुल सामने था, एक पाथ था जो उसके कदमों से बिल्कुल एक राह बना रहा था उस मंच तक, जिस मंच पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसे इन सब अनजान शख्स के बीच में ईबो पहचानता है। एक ऐसा शख्स जो ईबो की धड़कन है, एक ऐसा शख्स जो ईबो की जीने की वजह है, एक ऐसा शख्स जो ईबो को मार भी सकता है, उसे जिंदा भी कर सकता है और उसके दिल की धड़कनों को बंद कर एकदम से इतना बढ़ा भी सकता है कि वो उसे अपने कानों में महसूस कर सके। जैसे कि इस वक्त ईबो कर रहा था, वो लिटरली अपनी आंखों के सामने एक रोमांटिक रियलिटी को देख रहा था, एक ऐसी रोमांटिक रियलिटी जिस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से सान का इस तरीके से उस पाथ के एंड में उस जगह पर खड़ा होना जहाँ पर ग्रूम को होना चाहिए, ये सब कुछ क्या है? हाँ, हीबो के मन में सिर्फ यही सवाल आ रहा था। उसका दिमाग चीख कर उसे बता रहा था, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो कैसे कर सकता था? उसे तो ये सब कुछ सपना लग रहा था जिसे वो जागना नहीं चाहता था। उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। उस आसमान में जिसमें सूरज निकल रहा था, उसकी धूप छन कर हीबो के चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखों की चमक उससे भी ज्यादा थी क्योंकि वो सामने वाले शख्स को देखकर लगभग खो गया था, बस खो ही गया था। और ऊपर से ये सॉन्ग जो हीबो हमेशा से अपनी वेडिंग के लिए चाहता था, वो उसके इमोशंस को और ज़्यादा अनकंट्रोल कर रहा था क्योंकि इस वक्त हवाओं में सिर्फ वही धुन थी और हीबो के दिल की धड़कनें जो हर तरफ बह रही थी, बस बेतादाद, बेपरवाह और जुनूनी होकर। पर वो कुछ भी महसूस कर रहा हो, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को हिला पाए, अपनी आंखों तक को झपका पाए, क्योंकि उसे डर था कि उसने अगर कुछ भी हरकत की तो ये सब कुछ एक पल में जैसे हवा हो जाएगा। इसीलिए वो बस वहाँ ऐसे ही खड़ा रहा। पर उसके सामने जो ख्वाब था वो हकीकत बनने के लिए अब तैयार था पूरी तरीके से। और उसी म्यूजिक के बीच में कोई शख्स हीबो की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जिसके हर एक कदम ने हीबो की न सिर्फ दिल की धड़कनों को रोका था, इनफैक्ट उसके शरीर से लगभग उसकी आत्मा को कहीं दूर कर दिया था, बहुत दूर। वो बस आसा ऐसा वहीं खड़ा रह गया और उसके उलट उस शख्स के कदम बढ़ गए। सब कुछ वैसा जैसा सपने में सोचा, फिर भी सबसे अलग।
वो शख्स जिसको हर रोज देखा फिर भी बिल्कुल नई सुबह की पहली किरण की तरह लग रहा है। वो गाना जिसे ईबो ना जाने कितनी ही लाखों बार सुन चुका है और इमेजिन कर चुका है अपने लाइफ पार्टनर के साथ उस असाइल में इस सॉन्ग पर वॉक करना। और आज ये गाना बिल्कुल नया लग रहा है। 1000 ईयर्स का हर एक वर्ड ईबो के कान में जैसे गूंज नहीं रहा था, जैसे लिख रहा था हर एक कदम के साथ, जो कदम सान बढ़ा रहा था ईबो की तरफ। उसकी दुनिया कांप रही थी, सच में कांप रहा था। वो खुद खड़ा होकर वहाँ, सब कुछ था वहाँ, सब कुछ। कितने ही सारे लोगों की निगाहें, कितनी सारी गड़गड़ाहट है, कितना ही सारा शोर, कितना ही सारा म्यूजिक और भी बहुत कुछ, पर कोई भी चीज़ ईबो के जहन में जा ही नहीं रही थी। उसकी आंखें गड़ गई थी। वो खुद उस जमीन में जैसे जम गया हो, पूरा शरीर जैसे कांप रहा हो, थरथरा रहा हो, होठ सिल गए हों और आंखों में चमक ऐसी थी कि जिसे देखकर सूरज भी बस अपनी आंखों को बंद कर ले और आंसू बस निकलने बाकी रह गए थे। सब कुछ तो चला गया था, क्या वो वहाँ था? या आत्मा भी उसकी छोड़कर सिर्फ स्थान के पास उसे लेने के लिए वहाँ से जा चुकी थी? इस खूबसूरत गाने के हर एक शब्द के साथ, हर एक कदम के साथ फाइनली वो शख्स ईबो के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिस शख्स ने न ही सिर्फ ईबो के दिल की धड़कनों को रोक दिया था, इनफैक्ट उसे पैरालाइज कर दिया था। ईबो अनब्लिंकिंगली अपने सामने खड़े हुए इस सबसे खूबसूरत शख्स को सिर्फ अनब्लिंकिंगली देखने लगा, अपने उन ठंडे पड़े हुए शरीर के साथ। पर सामने वाले शख्स के फेस के ऊपर एक बहुत ब्रेथ टेकिंग स्माइल थी। उस शख्स ने अपने कांपते हुए हाथों से ईबो के हाथों को थामा, वो हाथ जो कम्प्लीटली ठंडा था। फिर उसने अपने उस कांपते हुए होठों से कहा, I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for 1,000 years, I will love you 1,000 more. All along I believed I would find you, time has brought heart to me, I have loved you for 1,000 years, I will love you 1,000 more. Just take one step closer. अपने उन लिरिक्स के बीच में ही जान ने अपना एक कदम ईबो की तरफ बढ़ा दिया था और अगले ही पल उसने अपनी उस कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये सपना नहीं है, बल्कि ये तो वो सपना है जो मैंने और आपने मिलकर देखा है। तो क्या इस सपने को मेरे साथ हकीकत बनाने के लिए तैयार हैं मिस्टर लान वांग ईबो? क्या आप इस शाओ वी जान से इस वेडिंग असाइल में शादी करने के लिए तैयार हैं? विल यू मैरी मी? इन सब के सामने वोज लेने के लिए तैयार हैं और एक बार फिर से मुझे अपना बनाने के लिए तैयार हैं? हस्बैंड, आर यू रेडी फॉर मेक योर हस्बैंड टू योर हस्बैंड? माय गॉड, ओ माय गॉड, इस सपने से ईबो क्या मैं भी कभी नहीं जागना चाहती। लिटरली व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जान ने तो दिन ही बना दिया, एक नई डेफिनेशन लिख दी लव की, ऐसे लव की जिसे शायद ईबो क्या कोई भी नहीं भूल पाएगा। एटलीस्ट जो भी रोजेज ऑफ स्नो को पढ़ेगा वो तो कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जान जैसा लाइफ पार्टनर, उसके जैसा प्यार, उसके जैसा ये सब कुछ सबके लाइफ में होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग आ रही थी। काश सबका ड्रीम ऐसा ही ट्रू हो जिस तरीके से ईबो का हुआ और जिस तरीके से जान ने ईबो को प्रपोज किया। खैर ये सब कुछ नॉवल में ही हो सकता है ना, और हम लोग भी सिर्फ अपने इसी इमेजिनेशन में इस तरीके की खूबसूरती को देख सकते हैं। खैर जो कुछ भी हो, आज बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बाकी जो कुछ भी मैंने आज पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया, शेयर किया, इमोशंस को, फीलिंग्स को, वो सब लोग आप अपने वर्ड्स के थ्रू मेरे साथ शेयर करना। डेफिनेटली मुझे भी बताना कि आप लोगों के मन में भी वही बटरफ्लाइज उठ रही थी जो मेरे मन में उठ रही थी इस पूरे चैप्टर को लिखते वक्त, इस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करते वक्त। क्या आप लोग ने भी वही फील किया? हाँ, अगर फील किया हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जान और ईबो की इस ब्यूटीफुल वेडिंग को आगे बढ़ाते हुए, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय। बाकी मैं राइटर तो रोजेज ऑफ स्नो की हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ साथ एक व्यूअर हूँ रोजेज ऑफ स्नो की, इसीलिए मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस पूरे चैप्टर को सुनने के बाद। तो क्या जैसा मेरा हाल है वैसा आप लोगों का भी है? बताना मुझे। ओके, बाय बाय।